नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सियासी दंगल की, जिसका अखाड़ा कर्नाटक में सजा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में गालियों की गूंज खूब सुनाई पड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैसे तो पीएम मोदी को लेकर जहरीले सांप वाले बयान 2 दिन पहले दिए थे, लेकिन अब जवाब मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कर्नाटक में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को याद दिलाया कि जब जब उन्हें गालियां दी गईं, जनता ने कैसे कांग्रेस को सबक सिखाया। बीजेपी सरकार के विकासगाथा का जिक्र करते हुए पीएम ने वो ट्रम्प कार्ड खेला जिसकी उम्मीद कांग्रेस ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की फितरत ऐसी है। बाबा साहेब अंबेडकर, वीर सावरकर को गालियां दी, इसमें कोई शक नहीं कि जब जब नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निजी हमले किए तब तब चुनाव में उसकी करारी हार हुई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि आज तक कांग्रेस इससे सबक नहीं सीख रही। कहते हैं कि जो इतिहास सबक नहीं सीखता उसका भविष्य अंधकार में होता है। हालांकि सवाल यह भी कि ये बातें तो बीजेपी की तरफ से भी आई हैं और कांग्रेस कह रही है कि आरोप तो आपने भी लगाए, लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस से बड़ी गलती हुई या फिर खड़गे के बयान को बीजेपी जानबूझकर तूल दे रही है ताकि वोटों की फसल की कटाई की जा सके। आज इसी पर दंगल करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस वाले लिख करके रखे, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला। ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है उसका जवाब वोट से दिया जाएगा। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी उतरे तो कांग्रेस की गालियों का पर्चा खोल दिया। बिदर के हुमानाबाद की रैली में जनता को बताया कि अब तक उन्हें कांग्रेस ने कितनी बार गालियां दी। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। कांग्रेस पर अटैक करते हुए पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने इतिहास में कांग्रेस की जुबान से निकली बातों का भी जिक्र किया। जनता को बताया कि कैसे पहले कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर को गालियां देती थी, अब उन्हें गालियां दे रही है। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। कांग्रेस ने देश के जिन महान सपूतों को गालियां दी है, बड़े से बड़े महापुरुष उनकी गालियों के शिकार हुए हैं। और जब ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है चलिए कांग्रेस भी मुझे इतना उन लोगों की तरह सम्मान देती है जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पीएम मोदी ने अचानक कांग्रेस की गालियों का जिक्र क्यों किया। तो आपको बता दें कि 27 अप्रैल को कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बता दिया था। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिळ्कोंड्रि मोदी अंद्रे ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। खड़गे जब मर्यादा भूले तो बीजेपी आक्रामक हो गई। पीएम मोदी पर निजी हमले ने बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। मोदी जी सांप नहीं, देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन भी देती है और स्फूर्ति से भर देती है, वैसे मोदी जी ने देश को नव जीवन दिया है
सत्ता जाने की छटपटाहट है, इसलिए कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला वो पूरे देश ने सुना। और अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है क्या? राष्ट्र प्रथम। अब क्या खड़गे जी ये कह रहे हैं कि मोदी को नहीं हिंदुस्तान को गाली दी? हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर सफाई देते रहे। उन्होंने जहरीले सांप को बीजेपी से जोड़ा, लेकिन जैसे तीर कमान से निकल जाता है वो लौटता नहीं है। वैसे ही उनकी जुबान से जो निकला वो सफाई के बावजूद भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर सका। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होना है और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यानी वक्त कम है और प्रचार धुआंधार करना है। पीएम मोदी विकास के कामों को गिनाते गिनाते कांग्रेस की गलतियों के जरिए वो ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं जो कई बार आजमाया जा चुका है और बीजेपी को फायदा होता रहा है। इसीलिए एक बार फिर आज पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि जनता के समर्थन से गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मुझे कर्नाटका की सेवा करने से रुकना नहीं है और ज्यादा सेवा करनी है। पीएम के इस तेवर को देखकर समझ जाइए कि कोई रैली नहीं जिसमें कांग्रेस की गालियों का जिक्र नहीं होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ऐसी गलतियां की हैं। गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा तो गुजरात की जनता ने कांग्रेस को बेघर कर दिया। अभी पिछले साल की ही बात है जब कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में पीएम मोदी को औकात दिखाने की बात कही थी और चुनाव परिणाम जो आए वो सबके सामने। गुजरात के इतिहास में बीजेपी ने पिछले साल सबसे बड़ी जीत हासिल की। यानी जब जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले किए कांग्रेस को चुनावी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन इससे कांग्रेस है कि मानती नहीं, ना उसके नेता मानते हैं और ना ही पार्टी के अध्यक्ष। कुल मिलाकर यूं कहें तो कांग्रेस ने फिर से वही गलती दोहराई है जिसका कर्नाटक चुनाव में बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। बिदर से सगै राज के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला जो है हमने आपको समझाने की कोशिश की। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए हैं। अजय आलोक जी हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अजय आलोक जी, आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर। रोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। सैयद असलम साहब हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं जेडीएस के। और संदीप शास्त्री जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रोहन, शुरुआत में आपसे करूंगा। देखिए, बड़ा सेट पैटर्न नजर आता है अगर हम इतिहास को देखते हैं। आप लोग अपने तर्क दे रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, वार के बदले पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं तो मुझे याद आता है कि मौत के सौदागर वाले इंसिडेंट पर बंपर जीत हो गई थी। मधुसूदन साहब ने जब कहा कि औकात दिखा देंगे तब बंपर जीत हुई थी। मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा था नीच, उस वक्त भी फायदा उठा लिया। तो अगर आपको यह पता है कि प्रधानमंत्री पर जब जब व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं तो उसको बीजेपी अच्छे से भुना लेती है, अब वो उनकी काबिलियत है या आपकी कमजोरी या आप पर हम छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसी गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं जिसमें बाद में सफाई भी देना पड़े? क्योंकि हमें याद है गुजरात में भी कह दिया गया था यहां पर आपके अध्यक्ष की तरफ से कि वो रावण हैं। शुभांकर जी, देखिए, नैतिकता के पैमाने सबके लिए सेम होने चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो। आज यही प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था सोनिया जी के बारे में जर्सी काऊ कहा या हाइब्रिड बछड़े की बात करी हो, उनके नेताओं ने किया हो कि गंदी नाली का कीड़ा कहा हो, ऐसे में आपको 50 बयान सुनाऊंगा शुभांकर जी। एक बार भी मुझे बताइए किसी भाजपा के नेता ने उसका खंडन किया हो या उसके लिए माफी मांगी हो?
जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ हो, हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। कल भी मल्लिकार्जुन ने कहा कि मैंने भाजपा के लिए किया। उसके बाद भाजपा के नेता ने सोनिया जी को विषकन्या जैसे एक अभद्र टर्म से उनका अपमान किया। मुझे बताइए कौन सा भाजपा नेता या उनकी नेत्री सामने आई और उसकी माफी मांगी? तो ये नैतिकता के पैमाने किसी एक के लिए नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे भाषण दिए, मैं यहाँ पे कर्नाटका में ही हूँ, काफी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरा इतनी बार अपमान किया। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि कर्नाटक की जनता को किए गए 90% वादे आज तक वो पूरे नहीं कर पाए, नहीं कह पाए? उन्होंने कहा कि मुझे कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। 5 साल किसकी सरकार थी? आपने क्या किया 5 साल? 40% कमीशन का सरकार बना के जनता का शोषण किया। उनके जो मुख्यमंत्री है, मैं आपको कागज ये दिखाना चाहूंगा शुभंकर, उन्होंने कहा कि हम हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। अरे आप क्या खाक रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे? 600 में से 10% से भी कम वादे आप पूरे कर पाएंगे? क्या कर्नाटक की जनता को आप मुंह दिखाएंगे? और उसके बाद आपने कर्नाटका की अस्मिता पे जब वार हुआ, जब नंदिनी का जो पूरा केस हुआ, तब प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले कर्नाटका के लिए। जब किसानों पे यहाँ पे अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं हुए। जहां पे 40% कमीशन में लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, एक बार भी प्रधानमंत्री जी सामने आके नहीं बोले। आज आप वोट मांगने के समय पे आप अपनी अस्मिता की बात करके कर्नाटका की अस्मिता का अपमान करेंगे और आप ये मान लेंगे कर्नाटक की जनता को माफ कर देगी? बिल्कुल माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी, बातें आप उठा रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, क्या ये आपके अध्यक्ष नहीं समझते मल्लिकार्जुन खड़गे जी? और बैठे बिठाए, अगर वो समझते हैं तो बैठे बिठाए एक मौका क्यों दे रहे हैं जो आपने गुजरात में गलती की? और दूसरा सवाल सर, एक सेकंड सर, आप बोलिएगा सर, मैं आप ही को टाइम दूंगा, 4 ही मेहमान है, ज्यादा समय मेरे पास है। दूसरा सवाल, नैतिकता की बात आपने की। सर, देश की सियासी पार्टियों में नैतिकता कहां नजर आती है? आज हमने देखा प्रियंका जी जंतर मंतर गई, उनके साथ जो शख्स थे, उनके सलाहकार, उन पर आप ही की पार्टी के एक नेत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे कई तरह के, और वो आज भी मौजूद हैं। कितने सारे आरोप हैं। तो राजनेताओं की तो फितरत रही है कि जब आरोप अपने ऊपर आए तो उसको वो गुटक जाते हैं, और जब सामने वाले पर आए तो उसको भुनाने में लग जाते हैं। सवाल फिर वही है, इतिहास से क्यों नहीं सीखा आप लोगों ने? आप कह रहे हैं 1000 मसले हैं, अगर 1000 मसले थे तो फिर यह मौका क्यों देना पड़ा, जिसको लेकर एक इमोशनल फील्डिंग सेट की जा रही है, जहां पर कर्नाटक की जनता से कहा जा रहा है कि देखो मुझे गालियां दी गई, 91 बार दी गई और यह जनता मिट्टी में मिला देगी। बिल्कुल नहीं शुभांकर जी, मैंने कहा यह लड़ाई कर्नाटक की जनता की अस्मिता की। आज प्रधानमंत्री जी को जो मल्लिकार्जुन ने कहा, उन्होंने पूरा बताया कि मुझे भाजपा के जो विष भाजपा फैला था उसके खिलाफ मेरी बात थी, और मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं बोलूंगा। मैं सामने कह रहा हूं, क्या भाजपा के किसी भी नेता की हिम्मत हुई जब सोनिया जी के खिलाफ ये वर्ड यूज किए गए? एक भी आदमी ने कहा, उनके अध्यक्ष ने कहा कि उस आदमी को बर्खास्त किया गया? हमने उतनी तो नैतिकता है कि जब अगर किसी ने बोला और लगा कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो हम जाके सामने बोलने की हिम्मत तो रखते हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में शुभांकर जी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, कहीं पे कोई आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने आज किसानों की बात की। आज 31,000 से ज्यादा किसान आज भी लोन वेवर का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको दिसंबर की न्यूज कर रहा हूं। मुद्दे कर्नाटक के हैं शुभंकर जी। आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी अस्मिता की बात कर सकते हैं, पर जिस जनता के सामने आप जाके वोट मांग रहे हैं, और आपके गृह मंत्री कह रहे थे अगर आपको मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए तो आप उनको वोट कीजिए। नड्डा जी कहते हैं कि अगर मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। ये किस प्रकार का अहंकार है? क्या कर्नाटक की जनता के ऊपर मोदी जी है या भाजपा है? कोई नहीं है। और यही अहंकार को जनता चकनाचूर करने वाली शुभांकर जी। कोई भी मुद्दा लेके आ जाए मोदी जी, इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्नाटक की जनता के विश्वास को ये 40% कमीशन सरकार ने तोड़ दिया है। कितनी भी मरम्मत कर ले, उनके पास चुनावी मुद्दे नहीं है, उनके नेता हताश है, उनकी रैली से भीड़ गायब है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार इनको हटाना है और कांग्रेस को। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अमित शाह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की मती मारी गई है, गालियां दी जा रही है, इसका सबक जनता सिखाएगी नहीं सिखाएगी, वो हम चुनाव के बाद जब विश्लेषण करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन अजय आलोक जी, अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 91 बार गालियां दी गई, जिसमें कई सारे शब्द हैं, नीच, भस्मासुर, दुर्योधन, मौत का सौदागर, औकात वगैरह वगैरह, तो कांग्रेस भी तो कहती है कि हमें भी कहा गया। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इटली की बेटी, खूनी पंजा, तमाम चीजें। तो फिर दाग तो दोनों तरफ से है, बयानबाजियों का दौर दोनों तरफ से है। कर्नाटक के चुनावों को सारा गालियों पर सीमित कर देना और 91 गालियों को जिक्र करके वोट मांगना, यह कहां तक जायज है सर? शुभांकर जी, राजनीति शुचिता से चलती है, और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हैं और किसी विपक्षी दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी भाषा में संयम और शालीनता होना बहुत आवश्यक है।
प्रधानमंत्री जी के बारे में एक शेर कहूंगा, एक दोहा कहूंगा कबीरा का, कि धरा तूने कभी छोड़ी नहीं छूकर भी आकाश, धरा तूने कभी छोड़ी नहीं छूकर भी आकाश, और अब क्या गम है, और अब क्या गम है कबीरा, काहे हो विनाश। तो आपके बोलने से प्रधानमंत्री जी का विनाश नहीं होने जा रहा है। क्यों इतना गुस्सा है मन में भाई, इतना विष मन में क्यों भर लिया है? विष भर भर के विष निकालते हैं, विष का लगातार फुफकार के विष निकालते हैं, तो उसमें जनता तो देख रही है ना। क्यों नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं बोलेंगे हम? और एक बात बताइए, आपने इतना बोला कि बछड़ा, जर्सी, पता नहीं क्या क्या, कांग्रेस की विधवा, किसका नाम लिया है आज तक किसी ने? आज तक एक नाम अगर किसी का लिया हो आप दिखा दीजिए, तो राजनीतिक जीवन नहीं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देंगे हम लोग। एक नाम कभी मेंशन नहीं किया। कैसे आपने समझ लिया कांग्रेस की विधवा बोला गया तो वो सोनिया गांधी के लिए बोला गया, बछड़ा बोला गया तो जर्सी गाय का बछड़ा बोला गया तो राहुल गांधी के लिए? कैसे समझ लिया आपने? ये आपकी दूषित मानसिकता है साहब, दूषित मानसिकता। एक मिनट खत्म करूंगा। इन्होंने, अगर आप गाली इसलिए देना चाहते हैं कि कर्नाटक में 5 साल सबसे ज्यादा आजादी के बाद अगर सत्ता में रही तो कांग्रेस पार्टी रही जी। 5 नदियां हैं कर्नाटक में, और तब भी सिंचाई की व्यवस्था आप कर नहीं पाए। पहली बार इस 5 साल में नदियों को जोड़ के सिंचाई की व्यवस्था करने की बात हो रही है, और उस पर काम शुरू हो गया। कर्नाटक में अगर आप गाली इसलिए दे रहे हैं कि अगर स्टेट इनोवेशन में नंबर 1 बन गया तो ये आपकी समस्या है। कर्नाटक में गाली अगर आप इसलिए दे रहे हैं कि वहां पे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है तो ये आपकी समस्या है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी को आप गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कर्नाटक से उनको विशेष लगाव है, इसलिए कर्नाटक में एफडीआई का 30% आ जाता है, तो ये आपकी समस्या है भाई। अगर आप प्रधानमंत्री को गाली इसलिए दे रहे हैं, सांप बिच्छू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं बेंगलुरु मैसूर हाईवे 10 लेन वाला बन गया, बैंगलोर चेन्नई हाईवे बन गया, जिससे लोगों को सहूलियत होगी, तो ये आपकी समस्या है। इसमें हम ठीक है अजय आलोक जी, अब एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए, उसके बाद में आपके सवाल का जवाब फिर रोहन जी देंगे। ये बसंत गौड़ा जी कौन है? बसंत गौड़ा पाटिल कौन है ये? बसव गौड़ा पाटिल बिल्कुल हमारे एमएलए हैं, और उन्होंने जो कहा विश्वकन्या का शब्द, उससे ना पार्टी इत्तेफाक रखती है ना एक आदमी इत्तेफाक रखता है। मेरा कहने का यह मतलब है कि एक पार्टी का एमएलए बीजेपी के यहां भी हो जाएगा कि मन से माफ नहीं करेंगे। एक पार्टी का एमएलए और एक नहीं, आपकी बात ठीक है, ये बात बिल्कुल जायज है कि एक पार्टी का एमएलए और पार्टी का अध्यक्ष की तुलना नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात करें कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, उस अंतर को हम भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी के एक नेता या विधायक की तरफ से भी कहा जा रहा है तो उसको लेकर आप लोगों ने राजनीतिक शुचिता जिसकी बात आप कर रहे थे, क्या पैमाना सेट कर दिया? बिल्कुल पैमाना सेट होगा। आपको क्या लगता है ये पैमाना सेट नहीं होगा? हमारी पार्टी में इस पर विचार हो रहा है, कर्नाटक में सारे लोग मौजूद हैं। हम ऐसे नहीं है कि जो बोलते हैं और करते कुछ और है। हमारी पार्टी में डेफिनेट तौर पे एक एक्शन होता है, एक मापदंड बना हुआ है। आप किसी प्रवक्ता, किसी नेता, कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार ओहदे में पार्टी में बैठा हुआ है, उसके मुंह से आप कभी भी गलत बात नहीं सुनेंगे, और कांग्रेस पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से आप सही बात नहीं सुनेंगे। अंतर आप कह रहे हैं कि शायद कार्रवाई हो सकती है, परसेप्शन है, राजनीति परसेप्शन है। ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। रोहन गुप्ता जी, आप पर एक आरोप लगा था कि आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं कांग्रेस की विधवा या जर्सी गाय या वो जो शूपनखा वाला बयान था, ये सारी चीजों को आप लोग क्यों जोड़ देते हैं? नाम तो लिया नहीं गया था, अजय आलोक जी कह रहे हैं। देखिए अजय आलोक जी, एक तो आपको जो नई नौकरी मिली है उसके लिए बधाई। नई नौकरी मिलती है, थोड़ा सा सावधान रहिए, कुछ भी मत बोलिए। भाजपा में नए जुड़े, आपने कहा कि एक्शन लिए जाएंगे। अरे सुन तो लीजिए, रोहन जी, विचारधारा पर हम लोग बात करें, अगर बीच में मत बोलिए। रोहन जी, मेरी आपसे भी गुजारिश है, व्यक्तिगत हम लोग ना हो सकता। आप मुझे एडवाइस मत दीजिए, आप अपने समय पर बोलिए, मुझे जो बोलना होगा वो मैं बोलूंगा। सुन लीजिए, यही अजय आलोक जी। नौकरी आप लोग करते रहो, नौकर चाकर आप लोग हो गांधी परिवार के, करते रहो, दूसरे को सोचते हो वही काम वो भी करेंगे। अरे आप वही कर रहे हैं ना, अभी तक आप लोग बाहर रह के कर रहे थे, अब आप अंदर चले गए। मैं तो हर बार डिबेट में आपको बोलता था कि आप कब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज आपने मेरी भविष्यवाणी सही कर दी, उसके लिए आपको बधाई मैं देता हूं। शुभंकर जी, बात क्या है यहाँ पे? उन्होंने कहा कि एक्शन लिए जाएंगे, आज तक एक भी नेता ने उसका खंडन भी किया, उसकी बात भी की नहीं किए। आज इन्होंने कहा मैं आपको अश्विनी चौबे, राहुल गांधी जी का नाम लेके गंदी नाली का कीड़ा कहा था, केंद्रीय मंत्री है क्या? उसके
बारे में क्या कहेंगे आप अजय आलोक जी? क्या बर्खास्त कराएंगे? आप में है उतनी हिम्मत तो कराइए, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं। ये नैतिकता के पैमाने डबल नहीं हो सकते हैं। अगर जो चीज प्रधानमंत्री जी के लिए आप कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी या कोई भी नेता हो, मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर आप जब नैतिकता का पैमाना लेके वोट मांगने जाते हैं तब आपको सामने 10 जवाब देने पड़ेंगे कि 9 उंगली आपके सामने, उसका तो जवाब दीजिए। आपने कितनी बार खंडन किया जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये स्टेटमेंट हुए? अरे आप कुछ नहीं तो जब सोनिया जी के खिलाफ ये एमएलए ने कहा, आपके खंडन तो कर देते कोई सीनियर नेता, अध्यक्ष बोल देते, बर्खास्त कर देते, तो आपकी नैतिकता के पैमाने पे आप जो वोट मांग रहे हैं, कम से कम थोड़ी तो इज्जत आपकी बचती। ये डबल बात मत कीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी की अस्मिता है, कर्नाटक की जनता की भी अस्मिता है, कांग्रेस के नेताओं की भी अस्मिता है। हर बार आप ठीक है अजय आलोक जी, 30 सेकंड आपके भी, उसके बाद दो मेहमान मेरे पास और उनके पास में जाऊंगा, क्योंकि आप पर व्यक्तिगत आरोप है, इसलिए मैं आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं जी। शुभांकर जी, बोलने के लहजे में अंतर देखिए। आपकी जनता का, आपका ये चैनल करोड़ों लोग देख रहा होगा, जनता ये सुने कि बोलने के लहजे में अंतर क्या है। प्रवक्ता मेरे कांग्रेस के भाई है, कहते हैं कि नई नौकरी मिली है। मेरे लिए नौकरी नहीं है, वो नौकरी करते होंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सब नौकरी कर रहे हैं। अब बोलने के लहजे में इतना आवेश है, इतना क्रोध है, किस बात का अहंकार है? तो नौकरी कांग्रेस पार्टी करती है, गांधी परिवार की, ये सबको पता है। ये परसेप्शन है, इसको जरा चेंज कीजिए। पार्टी में लोग नौकरी करने नहीं आते हैं, पार्टी में लोग कार्य करने आते हैं और अपना स्वयं का कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। बाई द वे मैं आपको एक बात बता दूं, कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 गलती माफ कर दी थी और उसके बाद सुदर्शन चक्र निकाल के वध कर दिया था। 91 प्रधानमंत्री गिना चुके हैं रोहन गुप्ता। जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव तक 100 पूरा हो जाएगा और फिर सुदर्शन चक्र जनता चलाएगी और आप मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री गालियां देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं देनी धमकी नहीं, जनता आप पे सुदर्शन चक्र चलाएगी और चला ही रही है। अहंकार का हश्र देखिए, आप अहंकार का हश्र देखिए। 414 से 52 और हमारे परिश्रम का हश्र देखिए, 2 से 303 और इस बार 400 पार। अरे यही फर्क है, कर्नाटक में यही फर्क है। आप देखिए क्या होने वाला है कर्नाटक में। गुस्से में नहीं आना है। अरे थोड़ा हंस लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत थक गए। अरे बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ, मैं तो बिल्कुल थकता नहीं। क्या बात करनी है, गुस्सा? अरे आप आए अभी, आपको नया जो आपकी पार्टी में पद मिला है, आपका स्वागत मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अरे आपसे ठीक है, अब आप दोनों व्यक्तिगत हो रहे हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। सैयद इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ से कहा जा रहा है जहरीला सांप, एक तरफ से कह दिया गया विष कन्या। अब जो रैलियां हो रही हैं उसमें कर्नाटक के मुद्दे गायब हो गए हैं, या तो सफाई दी जा रही है या कहा जा रहा है कि जनता जवाब देगी। आपको लगता है कि यही असली वो खेल है जो सियासी पार्टियां जो हैं वो आखिर में खेल देती हैं और बाकी सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं? अब भावनात्मक चीजों पर अगर वोट पड़ेगा तो कहीं आप लोग पिछड़ तो नहीं जाएंगे? जेडीएस का क्या होगा इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में? मैं बताता हूँ। पहले तो अजय आलोक जी को मुबारकबाद देता हूँ। आई थिंक ये उनका पहला डिबेट है बीजेपी की तरफ से। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। शुभंकर जी, कर्नाटका का जो इलेक्शन है, कर्नाटका इलेक्शंस कर्नाटका की अस्मिता पे, स्वाभिमान पे और कर्नाटका का गर्व का इलेक्शन है। और बीइंग अ नेशनल पार्टी, जेडीएस एक रीजनल पार्टी है। हम कन्नडिगास के साथ कनेक्टेड हैं और इस बार जेडीएस एज अ रीजनल पार्टी हम लोग वी आर कमिंग बैक टू पावर। नाउ अभी देखिए बीजेपी जो बोल रही है, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? नहीं, ये हम वी विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द नेशनल पार्टीज। हमारा जो चुनाव के पहले तक या चुनाव के बाद भी? नहीं, मैं बताता हूँ। हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, हमारा एजेंडा है सोशल वेलफेयर का, हमारा एजेंडा है विमेन अपलिफ्टमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट का एजेंडा है। We will focus on agriculture and हमारा फोकस रहेगा इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स पे। हम लोग कम्युनल पोलराइजेशन नहीं करते। हम लोग कम्युनल पोलराइजेशन नहीं करते। अभी देखिए बीजेपी का हाल देखिए। आपसे मैं एक बड़ा सीधा सवाल पूछ लेता हूं सर, आशा करूंगा मैं बता रहा हूँ सीधा ही जवाब दीजिएगा। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से बयान दिया गया, आप अपनी बात रखिएगा सर, उसमें एक सवाल भी ऐड कर देता हूं क्योंकि कार्यक्रम जो है और टॉपिक से भी हम बहुत ज्यादा भटके ना। जो ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ से कहा गया, आपको लगता है इसकी जरूरत थी या ये वैसी ही गलती है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि गुजरात चुनावों में निकल आया था रावण और औकात निकल आई थी, उससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है जिसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया है? आपको लगता है ये सही था या गलत है? नहीं, देखिए गाली पॉलिटिक्स जो है दोनों तरफ से गलत है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बताया वो भी गलत है और कल जो बसवनगुड़ा पाटिल ने विष कन्या बुलाया था सोनिया गांधी जी को, वो भी गलत है। गाली पॉलिटिक्स दोनों तरफ से ये दोनों नेशनल पार्टीज
एजेंडा बेस्ड इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं। दिस इज टोटली ऑन कम्युनल पोलराइजेशन। आप बीजेपी को देख लीजिए, ये एजेंडा, आप उनके पास डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, उनके पास सोशल वेलफेयर का एजेंडा नहीं है, उनके पास विमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट का लॉजिक नहीं है। इस बार क्या हुआ है, वी आर एट द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, the corruption charges, the 40% corruption charges, they are reeling under the pressure of 40% corruption charges। अब मैं और एक बात बता दूं सर, कर्नाटका जो है 2.72 लाख करोड़ का टैक्स बनता है। दिस इज इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स एंड द जीएसटी, एंड व्हाट वी गेट इन रिटर्न इज ओनली 38,252 करोड़। लास्ट ईयर अगस्त 2022 में कर्नाटका में फ्लड्स हुआ था और इसका लॉस हुआ था 1,800 करोड़। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर डिडंट विजिट कर्नाटका नहीं आए थे प्राइम मिनिस्टर। ये एक सिंगल रुपी का कॉम्पेंसेशन नहीं आया था। कर्नाटका से 25 एमपी हैं हमारे पास, ये एक एमपी की भी जरूरत नहीं हुई जो जाके प्राइम मिनिस्टर से जो लॉसेस हुए थे 1,800 करोड़ उसका कॉम्पेंसेशन लेके आए। ठीक है, कर्नाटका के एमपी सिर्फ ठीक है। इस सवाल में जवाब अजय आलोक जी से मैं ले लूंगा, लेकिन एक बार मेरे पास एक और मेहमान है, उनके पास भी चला जाऊं मैं। शुभंकर 10 सेकंड जी। मैं कर्नाटका के जो लीडर्स हैं उनकी हालत पे तरस आ रहा है हम लोगों को, जो उनके पास इतने असमर्थ हैं, कमजोर हैं, उनके पास लोकल इश्यूज कुछ नहीं है, सारा दारोमदार मोदी जी और अमित शाह पे रखे हैं, उनकी हालत पे तरस आ रहा है हम लोग। ठीक है, दोनों नेशनल पार्टीज का यही हाल है। ठीक है, अब आप देखिए, आप दोनों पर निशाना साध रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कई बार कि आपने दोनों पत्ते खुले रखे हैं। इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, कुछ पत्ते जो है वो इलेक्शन के बाद आप खोलेंगे। हमारे साथ है, हम ये भी एक दिलचस्प पॉलिटिक्स है। 123 है, हम जरूर पार करेंगे। ठीक है, अब वो तो सर एक हमारे यहाँ अवध में कहावत कहते हैं कि एक आदमी बाल छिलवाने गया, पूछा सर में कितने बाल, तो कहा जब छीलेंगे सामने गिरेगा तो गिन लीजिएगा। तो इलेक्शन के बाद नतीजे आएंगे तो आपके साथ बैठकर हम भी चर्चा कर लेंगे। कन्नडिगा डिसाइड करेंगे। जी। डॉक्टर संदीप शास्त्री आलोक, अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले संदीप शास्त्री जी, बड़ा दिलचस्प हो गया है, जैसा कि हमने शुरुआत से कहा कि ये मामला जो है अब प्रधानमंत्री पर केंद्रित हो गया है और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है वो प्रधानमंत्री ही रहे। अब जिस तरह से सियासत चल रही है, ये माना जा रहा था बीजेपी थोड़ी पिछड़ रही थी इस चुनावों में, कई सारे एग्जिट पोल्स भी आ रहे थे, वहां पर भी चर्चाएं थी सत्ता परिवर्तन को लेकर। ये जो घटनाक्रम हुआ है, आप मानते हैं कि इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होगा या फिर अपनी कमियों को इस गालियों में छिपाया जा रहा है? धन्यवाद शुभंकर जी, मुझे आपने इस डिबेट में शामिल किया। आखिर में मैं तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनता आ रहा हूं। देखिए, कर्नाटका के मतदार क्या चाहते हैं कि आपके चुनाव प्रचार में राज्य के लिए आप क्या करेंगे, राज्य के लोगों के लिए क्या करेंगे, गली गली की समस्या जो है उसकी बात करेंगे, लेकिन गली गली की समस्याओं को छोड़ के गालियों की एक बौछार आप देख रहे हैं दोनों तरफ से। मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ से। सो जब गालियों की बौछार होती है, कर्नाटका के जनता जो हैं बहुत ही संयम है और वो ऐसे विचारों को देखते हैं जो उनकी हर रोज के जीवन के बारे में हो। आप किसी भी प्रचार को आज देखिए राज्य में, ये प्रचार लोगों के विषयों के बारे में नहीं है, आप क्या करेंगे उसके बारे में नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है उसकी आलोचना है। ये कांग्रेस का कैंपेन हो या बीजेपी का कैंपेन हो, ये मैं क्या कर सकता हूं, हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं है। दूसरी पक्ष में जो है वो क्या कर रहे हैं, उनकी गलतियां क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उसके बारे में है। और कर्नाटका की जनता इस बात को ज्यादातर अपने कैंपेन में देखना नहीं चाहते। ठीक है। सो क्या पक्ष कर्नाटका के जनता जो, मैं कर्नाटका कह रहा हूं क्योंकि मैं कन्नडिगा हूं, मैं कर्नाटक नहीं कह रहा हूं, मैं कर्नाटका कह रहा हूं, कर्नाटका के जनता। और मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहूंगा कि राज्य की एक जो संस्कृति है उसको आप
ट्रूली पकड़ना चाहते हैं तो कर्नाटका कहिए, क्योंकि वो जब वो कहेंगे आप लोगों के दिल तक आप पहुंच पाएंगे। ठीक है, आपकी बात का सर जो लंबो लुभाव मैं निकाल पा रहा हूं, उसी को लेकर मैं सवाल अजय आलोक जी से पूछ लेता हूं। अजय आलोक जी, शास्त्री जी की बात को जितना मैं समझा उसके हिसाब से यह है कि ये गुजरात की जनता नहीं है, ये कर्नाटक की जनता है। यहां पर भावनात्मक मैसेज काम नहीं करेगा, आपको कर्नाटका के लोगों के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और यही बात सैयद असलम साहब भी कह रहे थे कि आप दोनों लोग गिना नहीं पा रहे, बीजेपी 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद बता नहीं पा रही है कि 5 क्या बड़े काम किए, इसलिए आप लोग गली गली की जगह गालियों का सहारा ले रहे हैं, यह आप पर आरोप लग रहा है। शुभांकर जी, शास्त्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कर्नाटका की जनता के अगर दिल में गुजरना है तो कर्नाटका कहिए। कन्नडिगा होने के नाते उनको निश्चित तौर पे अपने स्टेट का जो प्राइड है वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, और यही हमारे भारत का भी प्राइड है। अभी हमारे मित्र जेडीएस के कह रहे थे कि पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। अरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड में कह रहा हूं, जीएसटी और बाकी इनकम टैक्स छोड़ दीजिए साहब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड के नाम पे कांग्रेस ने 9 से लेकर 14 तक में मात्र दिया था 94,000 करोड़, और 14 से लेकर 19 तक में इसी मोदी सरकार ने कर्नाटका को 1,26,000 करोड़ रुपए दिए, मतलब कि कांग्रेस सरकार से 140% अधिक। शास्त्री जी, आपने तो देखा होगा सर, गलत है। हेलीकॉप्टर, इस विश्व की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जिसमें कितना लाखों का रोजगार सृजन होने जा रहा है, ये कर्नाटका को मिला। आज बैंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी घट के 2 घंटे की होने जा रही है। क्या इससे कर्नाटका के लोगों को आराम नहीं होगा? आज जो मैसूर पहुंचने में 3 घंटे लगते थे बैंगलोर से, वो मुश्किल से 1 घंटे की दूरी हो गई। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपका इन्फॉर्मेशन। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बता देता हूं किया क्या क्या। आपके पास आ जाऊंगा। 55 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। 55 लाख रोजगार पिछले 4 वर्षों में कर्नाटका में सृजित हुए, ये रिकॉर्ड है। इनोवेशन में नंबर 1 है कर्नाटका, ये रिकॉर्ड है। एफडीआई में नंबर 1 है कर्नाटका, ये रिकॉर्ड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है कर्नाटका, ये रिकॉर्ड है। ये कहां से होगा? अगर सरकारें काम नहीं करेगी तो ये कहां से हो जाएगा? जरा खुद सोचिए आप। शुभांकर साहब, हमारे पास एक ऐसी फेयर लिस्ट है कि जो पिछले 4 साल में हमने किया है, उसके बेसिस पे हम रिपीट मांग रहे हैं। ठीक है, सैयद असलम साहब, भावनात्मक मुद्दे, डोसा बना के हम वोट नहीं मांग रहे। ठीक है, अजय आलोक जी, आप डोसा बात रखें। सैयद साहब, शायद कुछ आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे। नेगेटिव सैयद साहब, देखिए शुभांकर, पहले मैं अजय आलोक साहब को बता दूं, मैं आपके स्टैट्स करेक्ट कर दूं। कर्नाटका असेंबली में एक क्वेश्चन किया गया था, कितने इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं लास्ट 3 साल में? 1280 इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं। 45,800 जॉब्स आर लॉस्ट। सर, दिस इज द स्टैट्स व्हिच यू नीड टू नो। 1,280 industries are closed. Sir, I know the stats. The stats you are showing me 45,800. I'm showing you 55 lakh jobs have been created. You're talking about Bangalore. आप बैंगलोर के बारे में बात प्रचार करके कुछ होगा नहीं भाई। 216 IT कंपनीज। बैंगलोर सिर्फ कर्नाटका नहीं है, हम समग्र कर्नाटका की बात करते हैं। 216 IT कंपनीज आर क्लोज्ड। हम एक परिवार की 80,000 करोड़ की संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। You don't have answers. You are getting personal now. You don't have answers. 216 IT companies are closed in Bangalore. मैं कौन I am telling you. शुभांकर जी, मैं आ रहा हूँ, रोहन साहब आपके पास आऊंगा। एक मिनट। अजय आलोक साहब, एक बार, क्योंकि ये दोनों बातें छिड़ी हुई उनको खत्म करते हैं, उसके बाद मैं लौटता रोहन जी। IT corridor was closed. ठीक है, सैयद साहब, आपकी बात पर एक बार जवाब लेता है अजय आलोक जी, उसके बाद मैं रोहन जी के पास जाऊंगा। एक छोटी निवेदन, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अपनी अपनी बारी में बोले और कोशिश करें आप लोग भी छोटी छोटी बात रखें ताकि दर्शक समझ पाए और मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने में तकलीफ ना हो। अजय आलोक साहब। शुभांकर जी, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 4 सालों में किया क्या है, जिसके बेसिस पे हम दोबारा जनता से वोट मांग रहे हैं। मैंने लाइन से गिना दिया। इनोवेशन में नंबर 1, स्टार्टअप में नंबर 1, एफडीआई में नंबर 1, 11 एयरपोर्ट बने। कोई झुठला दे इन कामों को। बैंगलोर मैसूर बना, बैंगलोर चेन्नई बना, कोई कामों को झुठलाए। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खुली, कितने काम हो गए? 10 काम से ऊपर हो चुके हैं। और गिनाते जाता हूं, 55 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए। और गिनाता हूं, 7 नए विश्वविद्यालय खोले। हम इन कामों के बदौलत मांग रहे हैं। 5 नदियों को जोड़ के सिंचाई की जो दुरुस्त व्यवस्था हमने दी है, ये आज तक कर्नाटका को क्यों नहीं मिली थी? ठीक है, अजय आलोक जी, आपने ये सारी बातें बताई। आप दोनों का वर्जन जो है वो हमने रख दिया, बाकी जनता तय करे। लेकिन रोहन गुप्ता साहब, सवाल मेरे मन में फिर यहीं पर आ रहा है
कि अगर इतने बड़े बड़े मसले थे जिसको जेडीएस भी प्रमुखता से उठा रही है, तो आप लोगों को वो विषैला सांप या इस तरह की बातें कहकर मुद्दों को डाइवर्ट करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल करने से खबरें बदली हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या बैठे बिठाए बीजेपी को मौका मिला है कि आज सारे बड़े नेता इसी पर चुनाव आधारित कर रहे हैं। तो ये मौका तो आपने दिया सर, और ये गलती पहले भी गुजरात चुनाव में हुई थी, रावण वाले शब्द को लेकर या औकात वाले शब्द को लेकर। अभी देखिए 2 दिन पहले राजस्थान के इनके नेता ने हमारे मुख्यमंत्री को रावण कहा। कोई यहाँ पे कोई खबर नहीं बनी शुभांकर जी, आपको मालूम है गहलोत जी को कहा गया। अभी जो अजय आलोक जी ने बात कही, मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं। देखिए अभी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है, और यहाँ पे अजय आलोक जी कहते हैं कि बन चुका है। या तो प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं या अजय आलोक जी गलत बोल रहे हैं, दो में से तय कर रहे हैं। देखिए भाजपा की क्या रीति रही है, वो लोग गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट करते हैं। क्या बोल के आए थे, मैं आपके सामने छोटी सी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज फार्मर्स की बात की, इन्होंने 15 वादे किए थे फार्मर्स के लिए। लोन वेवर की बात की थी, फार्मर को 1.5 गुना कॉस्ट से 1.5 गुना आमदनी की बात की थी। फिर उन्होंने जो 3 फेज पावर सप्लाई की बात की थी, उसके बाद में फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात की थी, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप फॉर एग्रीकल्चर की बात की थी, उन्होंने मिशन कल्याणी की बात की थी, मुख्यमंत्री सुरक्षा इंश्योरेंस की बात की थी, कामधेनु अनुदान की बात की थी। मैं आपको ऐसी 15 स्कीम गिना रहा हूं शुभांकर जी, और चैलेंज के साथ कह रहा हूं। आज अजय आलोक जी, क्योंकि पहला दिन है, मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा भाजपा के बोल के, क्योंकि जब ये वादे किए थे तब वो नहीं थे, पर 15 वादे मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इसमें से एक भी वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया। ये तो मैं आपसे किसानों की बात कर रहा हूं, उसके बाद में महिला है, युवा है, ऐसे 600 वादे किए हैं अजय आलोक जी। अगर हम रोज 15 वादे भी करते हैं तो भी चुनाव खत्म हो जाएगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात शुभांकर जी, आपने जो कहा उस पर मैं आ रहा हूं। इस बार जब भाजपा हमेशा कोई भी राज्य में जाती है तो परिवारवाद की बात करती है। इस बार 224 में से 36 टिकट है, चाचा मामा ताऊ जीजा साला चाचा चाची, ये टिकट भाजपा ने दी है। ऑन रिकॉर्ड है कि 224 में से 36 परिवार के सदस्य को टिकट दी। उसके कारण उनके जो नींव के कार्यकर्ता थे, वो जगदीश शेट्टर की बात हो, लक्ष्मण सावड़ी की बात है, जो लोग लिंगायत लीडर्स है, उनको अन्याय किया। आज बीजेपी किसको टिकट दे रही है उनकी चिंता बीजेपी पर आप छोड़ दीजिए। आपको लेकर सवाल मेरा था, और वो सवाल का जवाब आपने अपने हिसाब से दे दिया। जब कोई मुद्दे नहीं बचे, हमारी 4 प्रॉमिस थी, गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और युवा निधि, ठीक है, पेनिट्रेट हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर संदीप शास्त्री जी, कोई मुद्दा नहीं, डॉक्टर संदीप शास्त्री जी, आपने यहाँ पर तीनों पैनलिस्ट को सुना, और तीनों पैनलिस्ट दोनों बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो गालियों वाली बात भी हो रही है और दूसरी तरफ अपने कामकाज भी गिना जा रहा है। ठीक है रोहन साहब, आपकी बात हो गई सर। रोहन जी, मैंने आपको तकरीबन 2 मिनट का वक्त दिया, आपकी बात हो गई। डॉक्टर संदीप शास्त्री, आपने दोनों बातें सुनी। अब सवाल मेरा फिर वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान पर यह डिबेट आधारित है, और इसलिए प्रधानमंत्री का बयान मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से ये जितनी गालियां हैं ये मिट्टी में मिल जाएंगी। हम काम कर रहे हैं, जनता हमें सहयोग करेगी और ये गालियां मिट्टी में मिल जाएंगी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इन बातों का असर कर्नाटका में होगा? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आज प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? शुभंकर जी, ये जो गालियां की एक बौछार दोनों तरह से आ रही हैं, कर्नाटका की जनता को उसके बारे में कोई उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। इससे फर्क मुझे लगता है उतना नहीं होगा, क्योंकि जो कमिटेड वोटर्स दोनों तरफ की हैं वो इस बात को उठाएंगे और उनके कमिटमेंट और भी ज्यादा बन जाएगा। इसमें कोई एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की बात मुझे लगता है नहीं है। लेकिन शुभंकर जी, एक बात मैं कहूंगा, नहीं तो सर, जो बात अभी अजय आलोक की सरकार बनवाई थी, अगर प्रधानमंत्री, आप मानते हैं प्रधानमंत्री फैक्टर वहां काम करता है नहीं करता? अगर इन दोनों की बातें हमारे कैंपेन में आ जाती ज्यादा अच्छा रहती। ये सिर्फ हम टीवी डिबेट में सुन रहे हैं, ये सब उपलब्धियां जो दोनों तरफ से बात की जा रही हैं वो कैंपेन की सेंटर होनी चाहिए। ये गाली और एक तरफ से दूसरी तरफ से पर्सनल अटैक्स जो हो रही हैं वो कैंपेन का बेसिस दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, इतनी अच्छी सियासत होती तो दोनों तरफ से कैंपेन, जैसे अजय आलोक यही तो सियासत में सर है। इसीलिए तो कहते हैं, अजय आलोक जी ने शेर सुनाया था। अजय आलोक जी से भी मैं एक सवाल पूछते शेर सुना देता हूं कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। तो सियासत की तो खूबसूरती यही है। लेकिन अजय आलोक जी, एक सवाल कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे कि ये काउंटिंग कैसे हो गई सर, कि 91 बार ही गाली दी गई थी। मतलब कई लोग कहते हैं कि कोरोना के टाइम में रिकॉर्ड नहीं आए, और बहुत सारे रिकॉर्ड है जो नहीं आए। ये 91 वाला आंकड़ा एग्जैक्ट नंबर कहां से आप लोगों ने निकाला?
देखिए शुभांकर जी, प्रधानमंत्री जी हो जाए, बीजेपी हो जाए, हम लोग फोम की तरह, फोम होता है ना, फोम को जब उठाइएगा तो बहुत हल्का होता है, और जैसे जैसे फोम पे पानी डालिएगा फोम सबको एब्जॉर्ब करने लगता है। जब फोम एब्जॉर्ब कर लेता है तो फोम भारी हो जाता है। तो हम लोग एग्जॉर्बेंट हैं, दीजिए जितनी गालियां देने ही दीजिए, लेकिन आपकी हर गालियों से हम भारी हो रहे हैं, और ये भारीपन आप पे बहुत भारी पड़ने जा रहा है। अगर ये समझ में आती हो तो ठीक, वरना आप गाली देते रहिए, हम गाली खाते रहेंगे। आज से गाली दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो छोड़िए साहब, उसी कर्नाटका में बैठे हुए हैं रोहन गुप्ता, जरा बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने लिंगायत कम्युनिटी को चोर कहा था। ये तो ऐसे वीर सावरकर को चोर कहा, बाबा साहब को गालियां दी। वीर सावरकर को तो हाल में राहुल गांधी कुछ बोल के आए हैं ना, मैं सावरकर नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। हमारे कामों की बात करते हैं आप। ठीक है, 9 लाख परिवार कर्नाटका में हैं आज, जो जिनको घर मिले हैं, जो लखपति हो गए हैं। जरा उन 9 लाख परिवारों की कमिटमेंट सोचिए, जिनके पास कोई घर नहीं था, उन महिलाओं के नाम से घर मिल गया है। एक एक घर कर्नाटका में 10 लाख से कम नहीं होता है, लखपति बनाया है हमने। हमारी सोच ये है, सरकार का मतलब जनता में घुसना, सरकार का मतलब सब बता दिया सर, वो 91 बताया नहीं सर आपने मुझे, जो किसी पार्टी का कल्चर रहा हो। करोड़ पैसा मिला है सर, वो 91 आपने नहीं समझाया, लेकिन ठीक है, अब समय कम है मेरे पास, एक क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, 2002 से गिनते गिनते मैं तो 9 का आंकड़ा बता रहा हूं कि 100 होने वाले हैं। ठीक है, 100 होने वाले हैं, चलेगा। ठीक है रोहन गुप्ता जी, आप चलेगा जनता का। क्या आप मानते हैं कि इस मामले का कोई असर होने वाला है, या आप मानते हैं कि नहीं, इस बार बाकी मुद्दे इतने ज्यादा हैं कि शायद ये मामला दब जाए? हालांकि बीजेपी ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको दबाने वाली है। उन्होंने अंबेडकर का भी जिक्र किया, सावरकर जी का भी जिक्र किया, अजय आलोक जी भी यहां जिक्र कर रहे हैं, और पीएम ने भी कहा आज मंच से कि आप लोगों की फितरत रही है कि जो थोड़ा अलग निकलता है आप लोग उसे अब्यूज करते हैं, चाहे वो अंबेडकर साहब हो या फिर सावरकर जी हो। शुभंकर जी, देखिए बीजेपी की विडंबना ये हो रही है कि इस बार उनका नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है। हर बार लिंगायत जाति है, हमेशा लिंगायत समुदाय भाजपा के साथ खड़ा रहता था। आज इनके बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने टिकट नहीं देके उनके साथ भी उन्होंने द्रोह किया है। बहुत प्रयास कर रहे हैं लोग नैरेटिव सेट करने पर। ये जो चुनाव जो है वो सेट हो चुका है अस्मिता, कर्नाटका की अस्मिता के लिए, कर्नाटका की जनता के मुद्दों के लिए, कर्नाटका की जनता को किए गए वादे जो पूरे नहीं किए, कर्नाटका की जनता के साथ 40% कमीशन सरकार ने जो द्रोह किया उसके बारे में। तो मुद्दे कितने भी भाजपा उठाए, उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उनके 90% जो वादे हैं पूरे नहीं किए, क्यों यहाँ पे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, क्यों उनके नेताओं ने जो उनके जो नींव के नेता है उनके साथ अन्याय किया, क्यों परिवारवाद का शिकार हुए। असलम साहब, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे भी ले रहा हूं। अगर कांग्रेस ये मान रही कि मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता था तो फिर इतनी सफाई क्यों देनी पड़ी से? आप मानते हैं कि नहीं कुछ तो असर है? और क्या आप मानते हैं पीएम मोदी फैक्टर है कर्नाटक में? या आप वही तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वही तो मैं पहले बोल रहा हूँ, जहां यहाँ के लोकल लीडर्स एब्सोल्युटली असमर्थ हैं, दे आर एब्सोल्युटली इट प्रूव्स देयर इनेबिलिटी। उनके पास लोकल इश्यूज कुछ है ही नहीं। जब ये इलेक्शन कर्नाटका की अस्मिता के बारे में है, कर्नाटका के गर्व के बारे में है, सर आपके पास लोकल इश्यूज हैं, आपसे पूछ लेता हूं मैं, चुनाव के बाद किधर या उधर? बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा बुरा कौन है सर? इस बार जनता दल अच्छा, दोनों गालियां दे रहे हैं सर, दोनों में ज्यादा बुरा कौन है? के साथ इलेक्शन चल रहा है, 123 मिशन के साथ। दोनों में ज्यादा बुरा कौन है सर? जेडीएस जीतेगी। बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा बुरा कौन है? दोनों बुरे हैं। वी विल मेंटेन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। चलिए, सबने अपने अपने इशारों में अपनी अपनी बातें रख दी। हमारी कोशिश थी उस लाइन की बीच की लाइन को समझने की जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है। क्या असर होगा? क्या इन गालियों के चलते इतिहास दोहराएगा, या जो बात बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं यहां पर लोकल मुद्दों पर इतिहास रचा जाएगा? इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल दंगल में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी लगातार बने रहिए और देखते रहिए आज तक।